सरकार कभी कभी कुछ ऐसे निर्णय लेती है, कुछ ऐसे फैसले लेती है जिसका हमारे जीवन पर और हमारे देश के फ्यूचर पर काफ़ी बड़ा असर होता है। मगर वो पॉलिसीज़, वो एक्टिविटीज़ जिन शब्दों में जनता को बताए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी रिपोर्टें बड़े बड़े ज्ञानी लोग संसद में या कहीं और पेश करते हैं, उनमें लिखी हुई बातों के भारीपन के पीछे ये ज़रूरी सूचनाएं छिप जाती हैं। और इसलिए ही जर्नलिज्म को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला गया है, क्योंकि ये पत्रकार का काम है, उसकी ड्यूटी है कि वो सरकार की एक्टिविटीज़ के बारे में सूचना आप तक आसान भाषा में पहुंचाए। और इसलिए ही आज मैं इस फल की टोकरी के साथ और इस पैसे के पर्स के साथ आपको सरकार का पीएसयू गेम समझाने वाला हूं, और उसके बाद बात करेंगे टॉयलेट्स की। So let's start our today's show. The topic is Toilet एक shame कथा and government's PSU game. I'm Shivam Pandey and you're watching The Blink. देखिए, PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आम भाषा में कहे तो ये सरकार की कंपनी होती है। किसी भी सरकारी कंपनी को हम PSU कह सकते हैं। कोई भी कंपनी जिसमें 51% स्टेक या उससे ज़्यादा का स्टेक गवर्नमेंट का हो, उसे हम PSU कहते हैं। तो जिस भी कंपनी में 51% स्टेक जिसका भी होता है, वो कंपनी एक तरह से उसी की होती है। तो PSU मतलब आम भाषा में कहें तो सरकारी कंपनियां। अब मैं इस फल की टोकरी और इस पर्स से आपको एक कहानी समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं फल बेचने वाला हूँ और मेरा एक टारगेट है। मेरा दिन का टारगेट ये है कि मुझे इस टोकरी में रखे हुए फलों को बेचना है। ठीक है, इसको मुझे खाली करना है। अब मेरे पास एक तो ये फल की टोकरी है मेरे ठेले पर, और दूसरी मेरे पास ये पर्स है जिसमें मैं अपना पैसा रखता हूँ। इसको आप गल्ले की तरह मान सकते हैं, ये मेरा गल्ला है। अब दो चीज़ें हैं, मेरे पास टारगेट है कि मेरे को इसको बेचना है, और लेकिन हो क्या रहा है कि पूरे दिन में मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा, मुझसे कोई भी सामान नहीं खरीद रहा, कोई इस फल को नहीं खरीद रहा। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं अपना दिमाग लगाऊंगा यहाँ पर, और मैंने अपना दिमाग लगा के क्या किया, ध्यान से समझिएगा। गल्ले में मेरे पास पैसे हैं और एक टोकरी में मेरे पास फल है। तो मैंने किया, अब मेरे फल कहीं बिक नहीं रहे, तो लेकिन मुझे बेचना है, और बेचना भी है और मुझे पैसे भी चाहिए। मेरे पास दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव ये कि मुझे इसको बेचना है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये कि मेरे को अपनी जेब में पैसे चाहिए। तो अब मैं यहाँ से सीधा पैसे तो ले नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से मैं अपने गले से सीधा पैसे अपने जेब में डाल नहीं सकता। तो अब मैंने क्या दिमाग लगाया? मैंने ये दिमाग लगाया कि मैं इसमें से पैसे लेकर के और मैंने अपने ही फल खरीद करके यहाँ रख दिए, और अपने ही फल खरीद लिए मैंने अपने ही पैसे से। तो ये पैसा मेरा हो गया। पैसा मेरे पास कैसे आया? मैंने फल बेचा। फल किसको बेचा? किसी थर्ड पार्टी को नहीं, मैंने खुद ही के फल निकाल के खुद ही गले में रख लिए, और पैसा लेकिन मेरे पास आ गया। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? इसको बेचना, वो बिक गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? पैसे मेरी जेब में आना, वो मेरी जेब में आ गए। आपको समझ आया? अब यही चीज़ सरकार ने HPCL और ONGC और भी 4 कंपनियों के साथ किया, वो मैं आगे बताऊंगा उनके नाम। सरकार ने भी ये किया। मान लीजिए कि मैं सरकार हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरे पास दो कंपनी थी, एक थी ONGC, नहीं, एक थी HPCL, इसको HPCL मानते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और एक थी ONGC। मेरा टारगेट था, सरकार का टारगेट था HPCL को बेचना, HPCL के कुछ स्टेक्स बेचना, और इसको किसी प्राइवेट कंपनी कोई खरीद नहीं रही थी। और सरकार के ऑब्जेक्टिव एक तो ये था कि अपना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करना, मतलब इसको बेचना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था ONGC में से पैसे अपने पास लेना। अब ONGC डायरेक्ट पैसा सरकार नहीं ले सकती, क्योंकि हालांकि है तो ये एक सरकारी कंपनी, लेकिन सरकार सरकारी कंपनी के अकाउंट से पैसे डायरेक्टली नहीं ले सकती। तो सरकार ने क्या किया? इसका पैसा लिया और इसके स्टेक इसको दे दिए, और पैसा अपने पास ले लिया। ठीक है, तो एक PSU को दूसरे PSU को ही बेच दिया, जो कि कानून का वॉयलेशन है। कानून के तहत ये अलाउड नहीं है, और CAG ने भी इसे ही क्रिटिसाइज किया है। अब इस पर देख लेते हैं कि CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आसान भाषा में कहें तो देश के मुनीम, क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि सच डिसइन्वेस्टमेंट्स, ये उनकी लाइन है, सच डिसइन्वेस्टमेंट्स ओनली रिजल्टेड इन ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज already with the public sector to the government and did not lead to any change in the stake of the public sector / government in the disinvested PSU। यानी कि इस तरह के डिसइन्वेस्टमेंट्स पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के स्टेक में कोई बदलाव नहीं लाते, बल्कि इससे सिर्फ जो पैसा पब्लिक सेक्टर में पहले से है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो इससे सिर्फ ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है, इसे डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता, ऐसा CAG का कहना है। 2018-19 में, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में
सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 पीएसयू का स्ट्रेटेजिक सेल किया था और इन 4 सरकारी कंपनियों को दूसरी सरकारी कंपनियों ने ही खरीदा था। स्ट्रेटेजिक सेल मतलब किसी कंपनी का 51% से ज़्यादा बेच देना। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने खरीदा, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन को पोर्ट ट्रस्ट ने खरीदा, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कंपनी को वैपकॉस कॉरपोरेशन ने और एचएससीसी इंडिया को एनबीसीसी ने खरीदा। ये वो 4 पीएसयू सेल हैं जिन पर सीएजी ने अपनी नाराजगी जताई है। गवर्नमेंट के पीएसयू गेम से एक कदम और आगे चलें तो आता है गवर्नमेंट का सेस गेम। इसे भी सीएजी की रिपोर्ट ने उजागर किया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2018-19 में सरकार ने सेस के द्वारा जमा हुए टोटल 2,75,000 करोड़ रुपयों में से करीब 1,10,000 करोड़ रुपए डेजिग्नेटेड सेस फंड्स में ट्रांसफर नहीं किए। क्या मतलब ये कि सेस और टैक्स में एक डिफरेंस होता है। टैक्स सरकार इसलिए लेती है ताकि वो देश को चलाने में जो खर्च आता है उसकी पूर्ति कर सके। टैक्स का पैसा सरकार कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे आम भाषा में सरकारी खजाना कहते हैं, इस फंड में टैक्स का पैसा रखा रहता है। लेकिन सरकारी खजाने से पैसा निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सेस एक पहले से तय किए गए प्रोजेक्ट के लिए लिया जाता है और इससे जनरेट होने वाला पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी तय प्रोजेक्ट पर खर्च किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्वच्छ भारत सेस भरते होंगे। इस सेस से जो पैसा सरकार कमाती है उसे सरकार को स्वच्छ भारत सेस फंड में ट्रांसफर करना होता है और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान के कामों में ही खर्च हो सकता है। अगर सरकार किसी साल सेस से कमाया हुआ पैसा उस सेस के फंड में नहीं जमा करती तो ये कानून का उल्लंघन होता है और यही सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में किया। सरकार ने करीब 2,75,000 करोड़ रुपयों में से करीब 1 लाख करोड़ सेस फंड में ट्रांसफर नहीं किए। इसमें 47,000 करोड़ जीएसटी कंपेंसेशन सेस का भी पैसा एडेड है, जिसके बारे में मैंने इसकी पिछली वीडियो में समझाया था। मगर अब सवाल यह है कि सरकार ने ऐसा किया क्यों। आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि सरकार ने अलग अलग तरीकों से, चाहे वो सरकारी कंपनी की बिक्री में गलत तरीके का इस्तेमाल हो या सेस के पैसे को गलत तरीकों से अपने ही अकाउंट में रोके रखना हो, हमेशा सरकार कोशिश ये कर रही है कि सरकारी खजाने में पैसा ज़्यादा जमा रहे। और इसके पीछे का कारण ये है कि सरकारी खजाना यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखे पैसे से ही सरकार का फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा, या आम भाषा में कहें तो सरकारी खजाने को हुआ घाटा, नापा जाता है। और अगर सरकारी खजाने में पैसे ज़्यादा जमा रहेंगे तो घाटा कम दिखाई देगा और अगर पैसे कम होंगे तो घाटा ज़्यादा दिखाई देगा। और इसलिए ही सरकार ने अलग अलग तरीकों से, जो कि कानून के खिलाफ हैं, उनसे इस घाटे को कम दिखाने की कोशिश की। और ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा सीएजी खुद कह रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, शॉर्ट क्रेडिटिंग ऑफ सेस कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर लेड टू ओवरस्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड अंडरस्टेटमेंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट फॉर द ईयर। मतलब कि सेस फंड में कम सेस ट्रांसफर करने से रेवेन्यू रिसिप्ट्स का ओवरस्टेटमेंट हो गया और फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे का अंडरस्टेटमेंट हो गया। आइए अब बात करते हैं टॉयलेट एक शेम कथा की। इसके राइटर भी सीएजी ही हैं, यानी कि टॉयलेट्स को लेकर भी एक रिपोर्ट सीएजी ने पार्लियामेंट के सामने पेश की। इस रिपोर्ट में सीएजी ने बताया है कि स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत देश के सरकारी स्कूलों में बनाए गए 1,40,000 टॉयलेट्स में से करीब 40% नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, या पार्शियली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब आधे बने हुए हैं, या अनयूज्ड हैं। और जो टॉयलेट्स बन चुके हैं उनमें से 72% टॉयलेट्स में रनिंग वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है और 55% टॉयलेट्स में हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है। यानी कि इन स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत बनाए गए टॉयलेट्स का हाल बुरा है। स्वच्छ विद्यालय अभियान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सितंबर 2014 में शुरू किया था। राइट टू एजुकेशन के तहत ये कानून बनाया गया कि सभी स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स हो, और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। मगर सीएजी की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस अभियान से हम कहां तक पहुंचे हैं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो बीबीसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल पर बेस्ड है। आप इसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी पढ़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले साल यानी कि 2019 में सितंबर के महीने में यूएस गए थे। आपको हाउडी मोदी इवेंट ज़रूर याद होगा। उस समय उनको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया था। यह अवार्ड उन्हें स्वच्छ भारत अभियान चलाने के लिए दिया गया था और उसमें भी खास तौर पर इस अभियान के तहत
टॉयलेट्स बनाने के लिए उन्हें सम्मान दिया गया था। ये हमारे देश के लिए भी गर्व की बात थी। मगर उस वक्त 3 नोबेल लॉरेट मैराइड मैग्वायर, तवाकोल एब्डेल सालेम करमान और शिरीन इबादी ने इसके खिलाफ यानी कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के पीएम मोदी को अवार्ड देने के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी। और यही नहीं, बीबीसी के हिसाब से करीब 1 लाख लोगों ने भी पिटीशन साइन किया था और कहा था कि अवार्ड पीएम मोदी को नहीं मिलना चाहिए। इन लोगों के अलावा उस वक्त इवेंट में मौजूद सेलिब्रिटीज जैसे जमीला जमील और रिज अहमद भी इवेंट से उठकर चले गए थे। हालांकि उन्होंने कभी बताया नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर आपको इन तीनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं की पिटीशन पढ़नी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इन लोगों की खिलाफत का कारण यह था कि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड आज तक हमेशा बड़े बड़े एक्टिविस्ट को मिलता आया है और पीएम मोदी एक्टिविस्ट नहीं है। साथ ही बीबीसी ने यह छापा था कि यह बात तो सच है कि भारत में नंबर ऑफ टॉयलेट्स बड़े हैं, मगर यह भी सच है कि उनमें से काफ़ी सारे कई कारणों की वजह से यूज़ में नहीं है। और बीबीसी ने भी यही कारण बताए थे, जैसे रनिंग वाटर का नहीं होना और पुअर मेंटेनेंस, और यही अब सीएजी की रिपोर्ट ने भी साफ कर दिया है। बस आज की वीडियो में इतना ही। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के मुनीम सीएजी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपना काम कर दिया। उन्होंने बता दिया कि देश की स्थिति क्या है। मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम कर रही है आपसे सीएजी की रिपोर्ट को छिपाकर, और आपको अपना काम करना है ये बताकर कि आप देश में टॉयलेट्स की कंडीशन जानते हैं। अगर एक बार सरकार को पता चल जाए कि आप देश में स्वच्छता और सभी स्कूलों में पर्याप्त टॉयलेट्स की मांग को लेकर सीरियस हैं, तो सरकारें अपना पूरा जोर लगा देगी टॉयलेट्स बनवाने में। यकीन मानिए, जो देश का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है वही सरकार का मुद्दा होता है। जब देश के लिए राम मंदिर सबसे ज़रूरी था तो आपको मालूम है सरकार ने कितनी मेहनत करके राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया। और अब अगर सरकार को पता चलेगा कि देश के लिए स्वच्छता, सुरक्षा और जॉब्स इंपॉर्टेंट हैं, तो सरकार उस डायरेक्शन में काम करेगी। धन्यवाद।